Hello everyone, welcome to our channel Dr. Ujjwal Biology Classes. Today we'll be discussing topic on saltatory conduction. Saltatory संचालन के बारे में हम लोग आज जानेंगे. नर्व इम्पल्स जो सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल जो नर्व में फ्लो करता है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. मोस्टली लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द एक्सॉन और उसके अंदर हम लोगों ने अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द नर्व इम्पल्स, हाउ इट फ्लोज अक्रॉस द एक्सॉन इन माइलिनेटेड एक्सॉन. उसी को सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहा जाता है. एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द इम्पल्स इन द सिनैप्स अक्रॉस द सिनैप्स एरिया. तो सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है? इट इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सॉल्टस, जिसका मतलब होता है लीप or jump. So it is the propagation of action potential along myelinated axons from one node of Ranvier to the next node, increasing the conduction of velocity of action potentials. तो जो node of Ranvier होता है, जो node of Ranvier जो as you all know, जो axon किस चीज का बना हुआ है? 3 पार्ट्स का बना होता है. मेन पार्ट इज कॉल्ड द सेल बॉडी. उसके अंदर जो ब्रांचेस निकलते हैं उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं और एक मेन लॉन्ग ब्रांच जो होता है उसको एक्सॉन बोला जाता है. तो एक्सॉन हिलॉक, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्सॉन को, उसको एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं. वहीं पे सारे स्टिमुलस एक्यूमुलेट होकर एक सिग्नल जनरेट होता है, जिसको एक इम्पल्स जनरेट होता है, एक वोल्टेज चेंज होता है इसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, जो कि एक इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में मूव करता है. तो अगर सिंपल है, अगर एक्सॉन कवर्ड नहीं है माइलिन शीथ से, तो मूव कर रहा है सिंपल कंटिन्यूअस इम्पल्स या कंटिन्यूअस कंडक्शन भी उसको कहा जाता है. और अगर वो माइलिन शीथ अगर किसी चीज से ढका हुआ है, कवर्ड होता है माइलिन शीथ, इट इज ए कवरिंग विच इज फॉर्म बाय द स्वान सेल. स्वान सेल कवरिंग फॉर्म करता है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है और वो माइलिन का बना होता है. माइलिन इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. तो वो स्ट्रक्चर एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जिसके कारण कि ऐसा अपीयर होता है कि सिग्नल उसको जंप कर रहा है. ठीक है, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे ये शीथ प्रेजेंट होता है और जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रैनवियर. ठीक है, तो ऐसा इसी नोड ऑफ रैनवियर पे ऐसा ऐसा अपीयर होता है कि वो ऐसा जंप करता हुआ सिग्नल जा रहा है. बट एक्चुअली में वो जंप नहीं करेगा. जो इम्पल्स है वो तो इसके अक्रॉस ही फ्लो करेगा, जो एक्सॉन है उसके अक्रॉस ही फ्लो करेगा वो. ठीक है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. ठीक है, तो एक ये देख लीजिए आप एक वीडियो के फॉर्म में कैसे जो बना होता है हमारा एक्सॉन का जो स्ट्रक्चर है. न्यूरॉन, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी. और ये येलो कलर के जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, येलोइश ब्राउन कलर के जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स. और एक लॉन्ग जो ब्रांच निकल रहा है येलोइश ब्राउन कलर का, उसे एक्सॉन कहा जाता है. और उसी के ऊपर ये इस तरह जो ब्लू कलर का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सेगमेंट्स में जो दिख रहा है उसको माइलिन शीथ कहा जाता है और इस गैप को नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है. तो ये देखिए इसी वीडियो में आप लोग यहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट द माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन. तो इस जो कवर्ड है सेगमेंट जो कवर्ड है उसको क्या बोला जाता है? माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स. तो माइलिन दीज आर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग सेल्स, जो स्वान सेल्स सिक्रीट करता है माइलिन शीथ. तो इसके कारण यहाँ पे इंसुलेशन बना रहता है, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन नहीं हो सकता है. जो नेगेटिविटी हमारा प्रेजेंट होता है, पोलराइज स्टेट जो रहता है एक्सॉन के अंदर, वहां पर उसका डीपोलराइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो समझिए कि एक इंसुलेशन है. तो वो कोई भी आदान प्रदान जो चैनल्स वहां पे प्रेजेंट होता है ना, जिससे कि अंदर का निगेटिविटी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो वो चैनल ही नहीं है, वो माध्यम ही नहीं है सेल, तो जो कि इसको एक्सॉन में चेंजेस लाएगा वोल्टेज को. तो इसके कारण वहां पे डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता है. ठीक है, डीपोलराइजेशन को अच्छे से समझने के लिए यू कैन ऑल्सो कंसल्ट माई प्रीवियस वीडियो. यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट, जिस नर्वस सिस्टम का प्ले लिस्ट है उसके अंदर यू कैन स्टडी अबाउट द कंडक्शन नर्व इम्पल्स, जो कि जनरेशन एंड कंडक्शन चैप्टर है. ठीक है, चलिए. ठीक, तो इसके अंदर जो हम लोग सॉल्टेटरी कंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो
डीपोलराइजेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये जो इंसुलेशन हो रहा है यहाँ पे डीपोलराइजेशन नहीं होगा। और जो नोड ऑफ रैनवियर है यहाँ पर सारे वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण की सोडियम आयंस इसके अंदर आएंगे। तो देखिए क्रॉस क्रॉस जो बना हुआ, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट डीपोलराइजेशन नहीं होगा, और जो जो गैप दिख रहा है वहां पे इस तरफ फ्लो करता हुआ चला जाएगा। तो देखिए यू कैन सी किस तरह मूवमेंट जो इम्पल्स है वो नोड ऑफ रैनवियर को जंप करता हुआ करता पहुंच जाएगा अपने एंड पॉइंट पे, यानी कि सिनेप्टिक नॉब के पास। ठीक है, वहां पे फिर सिनेप्स के थ्रू अक्रॉस इम्पल्स दूसरे नर्व या दूसरे मसल को पहुंचेगा। ठीक है, चलिए दूसरे न्यूरॉन और या दूसरे मसल को पहुंचेगा। तो दो टाइप का कंडक्शन है, एक तो एक्सॉन में जो कंटिन्यूअस और सॉल्टेटरी कंडक्शन है, जो अनमाइलिनेटेड होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसके अंदर स्पीड उसका रिलेटिवली कम होता है, और सॉल्टेटरी जो कंडक्शन होता है इसके स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो ये सॉल्टेटरी का स्पीड ज्यादा होता है। इसके अंदर देखिए ब्लू कलर के फॉर्म में जो सिग्नल फ्लो कर रहा है इसके अंदर, दिस साइड इज शोइंग द माइलिनेटेड, यानी कि ये सॉल्टेटरी कंडक्शन को शो कर रहा है। तो ब्लू कलर का जो सिग्नल चलते जा रहा है, सिग्नल देख रहे हैं ऐसे मूव करते हुए चला जा रहा है, इम्पल्स कितना फास्ट है कि ये यहाँ एंड पॉइंट तक पहुंच गया, अपने एंड जो एक्सॉन टर्मिनल से वहां पहुंच गया। और ये सेल एक्सॉन इलॉक से स्टार्ट हुआ, ये अभी बीच रास्ते में और वो पहुंच गया, यानी कि काफी फास्ट होता है, वो 100 टाइम्स इवन फास्टर होता है। ठीक है, तो वी विल study the differences between them. Before that, let us see what is the distribution of solitary conduction. Distribution मतलब कि कहाँ जनरली इसको पाया जाता है। तो मोस्टली वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमंस वगैरह में वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ज्यादा पाया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो सॉलिटरी कंडक्शन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जहाँ प्रेजेंट है उसमें होगा। ठीक है, और अगर इफ यू टॉक अबाउट द इनवर्टिब्रेट्स, इट इज ऑल्सो फाउंड इन श्रिम्प्स एंड अर्थवर्म। अर्थवर्म और श्रिम्प्स के अंदर भी सॉलिटरी कंडक्शन देखा गया है। चलिए हमारा कोटेशन छूट गया था आज का, है ना, तो आज का कोटेशन देख लीजिए क्या है। एक्सेप्ट नो वंस डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ, डिफाइन योरसेल्फ। ठीक है, नो मैटर व्हाट अदर्स हैव ओपिनियन ऑफ यू, योर डेस्टिनी विल ऑलवेज बी इन योर हैंड्स। तो डेस्टिनी हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, यू डिसाइड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ एंड नो वन एल्स कैन डिसाइड। देयर आर नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट दोज यू क्रिएट इन योर ओन माइंड। तो इसीलिए हमें अपनी परिस्थितियों का कभी गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम ही जो लोग हैं, हम लोग अपने भाग्य के खुद विधाता है। ठीक है, कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करना है। चलिए सॉलिटरी कंडक्शन वी आर स्टडी, है ना, तो इसका स्पीड की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड होता है। और नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है, दिस इज ऑल सिमेटिक डायग्राम जो शो कर रहा है, जिसके अंदर की डीपोलराइजेशन कहाँ पे होगा, नोड ऑफ रैनवियर पे। ये जो गैप्स प्रेजेंट है यहाँ पर डीपोलराइजेशन इट विल अकर एट द नोड, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, और यहीं पे बहुत डीपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे प्लस प्लस सोडियम आयंस यहीं पे एंट्री होगा, और ये सोडियम आयंस फिर फ्लो करता हुआ इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे सोडियम आयंस में इसी तरह सिग्नल पास ऑन करेगा बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे कि एक ये इसमें मैं बता देता हूँ, सोडियम आयंस का चैनल है, ये वोल्टेज गेटेड है, ये सब क्या है, दे आर द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, तो माइलिन शीथ प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, दीज आर द नोड्स ऑफ रैनवियर। तो यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर के पास बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है जो कि ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर सम स्टिमुलस, तो ये ज्यादा, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज्यादा स्टिमुलस होगा तो ये सारे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और ये सोडियम आयंस के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर सोडियम आयंस इट विल ट्रेवल टू द अदर प्लेस, यानी कि टू द नोड ऑफ रैनवियर। तो एडजेसेंट नोड ऑफ रैनवियर के पहुंचेंगे, फिर वहां पे डीपोलराइजेशन कॉज करा देंगे, फिर इसी तरह सिमिलरली पहुंचते जाएंगे। तो वह जहाँ पे वो सोडियम आयंस यहाँ पे रीच करते हैं, इसके रीच होने के कारण वहाँ के और भी जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो और भी ओपन अप हो जाते हैं, और वहाँ पे और भी सोडियम आयंस का एंट्री कॉज कराते जाते हैं। इस तरह इम्पल्स कैसे बहुत फास्ट फॉरवर्ड पहुँचते चलते जाता है। ठीक है, तो इट इज एक्टिव जो होता है एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नोड पे स्टार्ट होगा और फिर वो सिंपली ऑन इट विल गो ऑन मूविंग टुवर्ड्स द अदर एंड एक्सॉन टर्मिनल्स पे।
ठीक है, इसके अंदर भी वैसा ही होगा जैसे कि मूवमेंट हो रहा है, जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कॉज करते जा रहा है, जो रेडिश कलर में इसका शेड किया हुआ है, दिस इज द शोइंग द एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोपेगेट हो रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जो डिपोलराइजेशन वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है ये मूव करता हुआ जा रहा है, और जहां जहां मूव करता जा रहा है सोडियम आयंस, वहां पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी ओपन अप होते जा रहे हैं और सोडियम का और एंट्री होते जा रहा है। तो इट इज मूविंग फॉरवर्ड विच इज फर्दर फॉलोड बाय ए वेव ऑफ रिपोलराइजेशन। तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन विल बी फॉलोड बाय वेव ऑफ रिपोलराइजेशन, और दोनों जो वेव के बीच में एक एक सेगमेंट का गैप होगा, यानी कि वेव ऑफ डिपोलराइजेशन एक सेगमेंट आगे रहेगा और वेव ऑफ रिपोलराइजेशन एक सेगमेंट उससे पीछे रहेगा। तो वो ऐसा मूव करते हुए फास्ट फॉरवर्ड में चलते जाएगा। ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन का एडवांटेजेस क्या है, क्या इसके एडवांटेज है। एक तो ये बहुत ज्यादा स्पीड होता है इसका, एकदम तेज है भाई, एकदम है ना, ये फरारी है। और दूसरा वाला क्या है ना, जो मारुति कार है, ठीक है, तो फरारी की तरह एकदम मूव करते हुए जाता है। इसका स्पीड क्या होता है 150 से 200 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा अनमैग्नेटेड का क्या होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इट कंजर्व्स द एनर्जी फॉर द एक्सॉन, क्योंकि डिपोलराइजेशन सिर्फ नोड्स पे होने वाला है, तो वही आयन चैनल्स जो होंगे वो ओपन अप कम होना पड़ेगा। तो जो लोकेशन कम, चैनल लोकेटेड कम है ना, जहां जहां नोड है वहीं पे उसको मेहनत करना, वहीं पे काम करना है। तो सोडियम पंप का भी कम मेहनत लगेगा, तो कम एनर्जी लगेगा, तो इसीलिए इट कंजर्व्स एनर्जी, है ना। इसके अंदर 100 टाइम्स लेस मूवमेंट होता है आयंस का, तो देयर इज लेस पंपिंग ऑफ आयंस। एक और चीज है कि इट अलाउज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू बी प्रोपगेटेड अलोंग लॉन्ग डिस्टेंसेस में फ्लो करेगा, इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये ज्यादा पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत लॉन्ग नर्व्स होते हैं। इट कैन इवन गो अप टू 1 मीटर 1.5 मीटर इतने लंबे न्यूरॉन हो सकते हैं। ठीक है, न्यूरॉन इज द करेक्ट वर्ड, नर्व नहीं बोलिए, ठीक है, न्यूरॉन में प्रोपगेटेड, इट कैन प्रोपगेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और सिग्नल को डिग्रेड भी नहीं होने का। डिग्रेड मतलब कि जो सिग्नल का जो पावर था, जो स्ट्रेंथ था, वो शुरू में था, वो उसको मेंटेन करते हुए एंड पॉइंट तक, टर्मिनल तक, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा देगा। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस, डाउनसाइड्स क्या है माइलिनेशन के, बहुत कम है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर, देन इट्स गुड एंड फाइन, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, माइलिन एंड इट्स एसोसिएटेड जो उसको बनाने वाले जो स्वान सेल या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, दे टेक अप मेनी, बहुत सारे स्पेस लेते हैं, वॉल्यूम ले लेता है, ज्यादा स्पेस रिलेटिवली ले लेता है। तो इसके कारण जो स्मॉल एरिया में जो काम होना चाहिए वहां पे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस ले लेता है। और इसको दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मेहनत, ज्यादा समय लग रहा है। अगर उसकी बात की जाए डेवलपमेंट की, तो स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सारा सब चीज को बनाने में, शीथ को बनाने में, माइलिन को सिक्रीट करने में, सारा टोटल और ओवरऑल एनर्जी जो खपत होगा, जो खर्चा होगा, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंपली द ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल्स। अगर सिंपल कंटिन्यूअस सॉल्टेशन होगा तो बहुत सारा आयन चैनल्स खुलेगा, तो बहुत सारा भाई आयन चैनल्स खोल दो ना, इतना सारा मेहनत करने का क्या जरूरत है, इतना सारा कार्यक्रम बनाने का क्या जरूरत है। तो वो हो रही बात इसकी। ठीक है, तो दीज आर द माइनर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो बट इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंसुलेशन बहुत फास्ट कंडक्ट कराता है, तो फास्ट जल्दी तरंगे बिजली पहुंचेगी तभी ना भाई जल्दी काम करेंगे, वरना ऐसे टच कर दिए और आराम से पहुंच रहा है, थोड़ी देर बाद रिएक्ट करेंगे, पता चला आयरन टच हो गया है, जल जाएगा, हाथी जल जाएगा अगर फास्ट मूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्राम फॉर शोइंग सिमेटिक डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर याद रखना, यही चीज याद रखिए, सोडियम आयन चैनल्स जो ओपन अप होते हैं वोल्टेज गेटेड, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर पे वो ओपन होते हैं, जिसके कारण की वेव ऑफ जो डिपोलराइजेशन है वो फ्लो करता हुआ एडजेसेंट नोड पे जाएगा, वहाँ पे एडजेसेंट नोड पे वो और फर्दर जो वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम चैनल, उसको खुलवाएगा, और फिर वो सोडियम चैनल्स इस आयंस अंदर आ जाएंगे और वो मूव करता हुआ आगे चला जाएगा, फिर वो नेक्स्ट जो एरिया अपना एंड पॉइंट जो सिनेप्स के पास पहुंच जाएगा सिग्नल। ठीक है, फिर एक और नेक्स्ट टर्म है, तो ये हो गया सॉल्टेटरी कंडक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, है ना। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टरी वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या समझिए,
जो डिसओबीडियंट होता है, जो किसी का बात नहीं सुनने वाला, उसको क्या बोलते हैं? जो किसी का बात नहीं सुनता है, बच्चा, नादान बच्चा, छोटे लोग होते हैं ना, तो उसे क्या, रिफ्रैक्टरी है ना, रिफ्रैक्टरी टर्म यूज किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव टर्म वही है, रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब कि एक सिग्नल हम देख रहे हैं, एक स्टिमुलस दे रहे हैं एक तुमको, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो? तुम अपना एक्शन पोटेंशियल क्यों नहीं जनरेट कर रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, तो वो टाइम है ना, इट इज द टाइम आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड during which the excitable cell they cannot produce another action potential। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल मतलब कि एक स्टिमुलस दिया, फिर उसके बाद वो भाई अपना पहले काम करेगा, जो डिपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, तभी बोलेगा हमको भाई रेस्ट कर लेंगे, तभी हम तुम्हारा सुनने वाले हैं। ठीक है, तो उस पीरियड को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड दो टाइप के इसके होते हैं, एब्सोल्यूट और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब कि एकदम बात नहीं सुनेगा, रिलेटिव में कि थोड़ा बहुत बात मान लेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट के अंदर क्या हुआ, जो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस भी दिया जाएगा, फिर भी दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। देखिए, जैसे कि ये ग्राफ वेव ऑफ रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन, सपोज ये रेस्टिंग पे है, और फिर कुछ इसके अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल यहाँ पे है, और वहाँ पे रीच हो गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे, अगर वोल्टेज वहाँ पे पहुँच गया, नेगेटिविटी अगर पॉजिटिव में आ गया, कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल गेटेड चैनल बहुत सारे खुल गए अगर, तो वो सब बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करा देते हैं, तो सोडियम आयंस का बहुत सारा एंट्री हो जाता है, ये अंदर आ गए, तो ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जनरेट हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट तक वो चला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन। और फिर उसके बाद सोडियम गेटेड चैनल क्लोज हो जाते हैं वोल्टेज वाले, और वोल्टेज वाले पोटेशियम गेटेड चैनल खुल जाएंगे, तो पोटेशियम खुलने के कारण पोटेशियम अंदर के बाहर चले जाएंगे, फिर वापस से इसके अंदर रिलेटिवली निगेटिविटी ज़्यादा अंदर आ जाएगा, क्योंकि अंदर जो बैठे थे पोटेशियम पॉजिटिव वो बाहर चले गए, तो अंदर वाला पॉजिटिवनेस कम हो गया, तो इसके कारण वापस से निगेटिव की ओर चला जाता है। तो ये नेगेटिव जनरली कितना लिया जाता है? -70 मिलीवोल्ट, तो वापस 70 वोल्ट की तरफ चला जाता है। थोड़ा सा कभी और ज़्यादा हाइपरपोलराइज हो जाता है, तो इट कैन रीच इवन अप टू -90 मिलीवोल्ट, तो फिर वो वापस से रेस्टिंग पोजीशन पे आ गया। तो यही बात कर रहे हैं। तो दिस इज डी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, ये दिस इज शोइंग डीपोलराइजेशन, और ये वाला क्या शो कर रहा है? रिपोलराइजेशन, और यहाँ पे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आ गया। ठीक है, तो जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो ओपन हुए, इस दौरान यहाँ से यहाँ तक हुआ, कुछ समय यहाँ पे लगा, तो इस दौरान अगर बहुत सारा एकदम कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, बट फिर भी वो दोबारा एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, वो अपना पूरा काम पूरा करके ही दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाएगा, ये याद रखना है। यानी कि ये वाला वेव बनेगा पूरा, तभी उसके बाद अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और आया, तभी उसके बाद दूसरा वेव बन पाएगा भाई। ठीक है ना, तो दूसरा वेव को बनाने के लिए भाई उसको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही उसकी बात हो रही है। तो यहाँ तक सोडियम वाले सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो खुले हैं उस समय नहीं काम करेगा। ठीक है, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को क्लोज होने दो, उसके बाद भले ही थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत काम हो गया, तो फिर उसको उस पीरियड को क्या बोला दिया जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये वाला जो पीरियड है, दिस पीरियड इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये वाला जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये दीज आर द टू पीरियड्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या हो गया? सेकंड एक्शन पोटेंशियल इट कैन बी जनरेटेड बट ओनली लार्जर देन नॉर्मल स्टिमुलस। अगर दिया गया एकदम जोरदार स्टिमुलस, तो भाई बोलेगा अच्छा चलो रुक बेटा रुक, मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ तुम्हारा बात, तो वापस से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट जनरली कोइंसाइड्स विद द पीरियड ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ठीक है, जब वो खुला रहेगा और वोल्टेज सोडियम वाले क्लोज हो जाएंगे, तो उसके बाद वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ऑल और नन प्रिंसिपल क्या है? ऑल और नन प्रिंसिपल, ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब है या तो भाई स्टिमुलस आएगा तो मैं इम्पल्स जनरेट करूंगा, या थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर आया तो मैं इम्पल्स जनरेट करूंगा, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आया तो भाई मैं इम्पल्स जनरेट नहीं करूंगा। सिंपल,
ठीक है, या तो मैं करूंगा या नहीं करूंगा, तो इट इज ऑल और नन प्रिंसिपल। और अगर एक बार थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हुआ तो वो पूरा रिस्पॉन्स देगा, मैक्सिमम जो भी जितना एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम जो +30 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगा भाई, मैक्सिमम उतना इम्पल्स जनरेट करके ही जाएगा, दम लेगा, ठीक है। और वो उसके बाद फिर वापस से उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस अगर इंक्रीज भी करेंगे तो हाइट ऑफ इम्पल्स जो एम्पलीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो स्टिमुलस अगर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दे दिए तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, नहीं बाय ऑल और नन है, ठीक है। यानी कि इट अकर्स कंप्लीटली और इट डज नॉट अकर एट ऑल, ठीक है। तो ऑल और नन प्रिंसिपल में यही है कि अगर एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे तो इट विल गिव ए मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच विल बी ऑफ ए फिक्स एम्पलीट्यूड। चलिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस प्रोपगेशन, प्रोपगेशन हम लोग पढ़े ना, ये कंडक्शन जो पढ़ रहे हैं, नर्व जो जनरेट हुआ एक्सॉन हिलॉक पे, फिर वो एक्सॉन में मूव करता हुआ जो गया और वो एक्सॉन टर्मिनल पे रीच हुआ, इसी को क्या बोला जाता है, कंडक्शन। ये प्रोपगेशन, तो इसका जो प्रोपगेशन हो रहा है इसका स्पीड को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने पढ़ा है वो तो क्या है, माइलिनेशन। माइलिनेशन अगर प्रेजेंट रहता है तो कैसा कंडक्शन हो जाता है, माइलिनेशन अगर प्रेजेंट है तो इफ माइलिनेशन इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है माइलिनेशन तो सॉल्टेटरी कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो कि बहुत फास्ट है, इट इज वेरी फास्ट। तो इसका कंडक्शन का स्पीड वेरी फास्ट है। अगर ये एब्सेंट है, अगर माइलिन नहीं, माइलिनेशन अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन। कैसा कंडक्शन होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन। और कंटिन्यूअस कंडक्शन क्या होगा, इट इज रिलेटिवली उसके कंपेयर में स्लोअर है, तो ये स्लो है। चलिए, फिर एक्सॉन डायमीटर की बात करें, यानी कि अगर एक्सॉन की डायमीटर थिकनेस की बात की जाए, अगर ज्यादा, जैसे कि थिकनेस एक ज्यादा है एक कम वाला है, तो जो ज्यादा थिकनेस वाला है उसका क्या होगा, फास्ट। और ये डायमीटर जिसका ज्यादा है तो उसके अंदर कंडक्शन कैसा होगा, फास्ट। और जिसका डायमीटर कम है उसका कंडक्शन कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो इट इज रिलेटिव टू द मोर सरफेस एरिया ज्यादा है, उसके अंदर नंबर ऑफ आयन चैनल ज्यादा होगा, तो इसलिए उसके अंदर फास्ट कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर कम है, ठंडा है तो भाई स्लो होगा। टेम्परेचर अगर कम है तो क्या होगा, लो है, स्लो, ठीक है। जैसे कि नहीं बोलते ठंडी में ठंड रहता है, जाड़ा रहता है, विंटर सीजन में कैसे सुन पड़ जाता है, हाथ बोलते हैं ना, हाथ सुन पड़ गया, एकदम ठंड लग रहा है, तो नर्व न्यूरॉन्स उस समय कम काम करते हैं, तो दे उसका फंक्शन कम हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए एट लो टेम्परेचर द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन इज स्लो, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बात आता है जो आप लोग एक दिमाग में जो घूमता होगा कि जैसे कि अगर किसी को ना स्लाइड टच कर रहे हैं और किसी को फॉर्म प्रेशर डाल रहे हैं एकदम जोर से, है ना, तब भी तो दोनों कैसे डिटेक्ट हो रहा है ना, तो तुम तो बोल रहे हैं ना ऑल और नन प्रिंसिपल हो रहा है, तो स्लाइड टच भी कर रहे हैं तब भी फीलिंग आ रहा है, जोर से टच किए तो फिर भी अलग अलग टाइप का जो अंदर ब्रेन जो हमारा फीलिंग्स जनरेट कराता है वो कैसे होता है, ठीक है। एंड हाउ आवर सेंसरी सिस्टम, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इट डिटेक्ट्स स्टिमुलाई ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज इफ ऑल द इम्पल्सेस आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। बोल रहे हैं ना कि इम्पल्स जो होता है, जो ये ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये तो सेम एम्पलीट्यूड का होता है ऐसा, तो ये एम्पलीट्यूड तो सेम है, तो फिर ये हमारा जो अगर स्टिमुलस जो हम लोग छोटा स्टिमुलस और अगर बड़ा स्टिमुलस है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करता है अगर एम्पलीट्यूड सेम ही है सब जगह, क्यों, तो इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। आंसर मालूम है किसी को, एनीवन नोज? चलिए, इसका आंसर है कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो अगर मतलब ज्यादा प्रेशर है, फॉर्म प्रेशर है, तो भाई उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स, जो नंबर ऑफ ये है, एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, नंबर ऑफ जो वेव, नंबर ऑफ जो रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन का वेव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसका बहुत वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो ज्यादा फील होगा, तो इट विल, उसका अलग ही रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर ज्यादा किसी भी एरिया में अगर फर्म प्रेशर दे रहे तो उस एरिया का जो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स है, जो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स है, वो ज्यादा ओपन अप होते हैं,
तो वहां पे ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स रिक्रूट होते हैं, वहां पे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं सारा सेंसिटिव रिसेप्टर। तो ज्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स करेंगे तो वो बहुत जल्दी इम्पल्स भेजेगा और वो उसका अलग ही रिस्पॉन्स ब्रेन देगा। तो ज्यादा अगर रिसेप्टर्स जनरेट एक्टिवेट हुए, अगर ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा मैकेनिकल रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, तो ज्यादा मैकेनिकल रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ज्यादा आयन चैनल्स वगैरह जल्दी से रीच करेगा, वोल्टेज पहुंच हाई हो जाएगा, जल्दी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जल्दी रीच हो जाएगा और इसीलिए जल्दी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, तो जल्दी संदेशा पहुंचेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी। ठीक है, तो दीज आर द टू रीजंस जो हमारा बॉडी डिफरेंशिएट करता है। तो फर्म प्रेशर इट एक्टिवेट्स मोर नंबर ऑफ मैकेनिकली गेटेड चैनल्स एंड इट क्रिएट्स मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, तो ये हुआ आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जाने कंडक्शन के बारे, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट सॉल्टेटरी कंडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू so much. Thank you everyone for watching this video. Thank you and do take care of yourself. Thank you so much.